ओके सर, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। जब हम ग्रॉस सैलरी का कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना, आपने देखा होगा कि जब हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था, डिस्कस करने के बाद हमने टोटल इनकम को कैलकुलेट किया था या नहीं किया था। देन हमने यहाँ पर चेकआउट किया था कि ये ग्रॉस टोटल के बाद जो सैलरी हेड के अंदर, स्पेसिफिक सैलरी हेड के अंदर, आज हमारा सैलरी हेड कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाएगा क्योंकि ये डिडक्शंस का टॉपिक ही रहता है। मोस्ट ऑफ सारे टॉपिक हमने कर लिए। इसके अंदर आपको कुछ 3 डिडक्शंस मिलती है, 16(1), 16(2), 16(3), ये 3 डिडक्शन मिलती है, बट ये डिपेंड करते हैं किसको मिलेंगे। तो सबसे पहली जो डिडक्शंस है 16(1) के अकॉर्डिंग उसे बोला गया है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। मीन्स कि जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए बनता है? बिजनेसमैन के लिए बनता है। जो भी बिजनेसमैन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या फिर मैं कहूँ कि बैलेंस शीट बनाते हैं, वो जो बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, वो अपने सारे के सारे खर्चे कहाँ दिखा देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। अच्छा, पर इस तरीके से जो सैलरीड पर्सन है वो अपने खर्चे कहाँ दिखाएगा भाई? इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ओके, हम तुम्हें एक ऐसा अमाउंट देंगे जो कि आपके सारे एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर देगा। उसका नाम क्या रख दिया गया? स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस ऑलमोस्ट सबको मिलती है। पहले जो थी, अब जुलाई के अंदर जो बजट पास हुआ है 2024 के, जुलाई 2024 से पहले इसकी लिमिट आपकी 50,000 थी। अगर किसी की पुरानी बुक है उसमें 50,000 मिलेगा, बट अब ये क्या है, न्यू एप्लीकेबल होता है बच्चे, ठीक है। आप देख लेना, ये 75,000 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये अमाउंट, क्योंकि अब देखो जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता जा रहा है, महंगाई होती जा रही है, एक्सपेंसेस वैसे तरीके से बढ़ेंगे। अब आप बैलेंस शीट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं तो करते नहीं है, तो सैलरीड पर्सन के लिए ये सोल्यूशन निकाला है कि आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 देंगी। आपकी टोटल इनकम कुछ भी हो जाए, टैक्सेबल इनकम कुछ भी हो जाए, उसके बाद आपको 75,000 की क्या मिलेगी? आपको डिडक्शन मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिडक्शन ऑफ द ₹75,000 और द अमाउंट ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। यहाँ पर देखो, एक तो 75,000 है, दूसरा आपकी सैलरी का अमाउंट क्या है, जो भी कम होगा। मान लीजिए केस है बच्चे इसके अंदर कि पहला केस लेके चलते हैं हम। पहला केस क्या है कि आपकी सैलरी कितनी है और आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सब में सेम रहेगी 75,000। मैं 3 केस लेके चल रही हूँ, ठीक है। तीनों केस से आपको बिल्कुल टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार सैलरी लेके चलते हैं 1 लाख के करीब, एक बार सैलरी लेके चलते हैं 75,000, एक बार सैलरी लेके चलते हैं 60,000। अब आप ये देखें कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको? मैक्सिमम डिडक्शन 75,000 की मिलेगी, इससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकती। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको मैंने पहले बताया था जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। आपका मेन मोटिव क्या है कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, हमें अपने टैक्स पेयर से उतना ज़्यादा अमाउंट टैक्स का कलेक्ट करना है। क्या ये समझ में आया? अच्छा, मैंने कहा कि विच एवर इज लेस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मैंने कहा कि इनमें से जो भी लेस है उसकी डिडक्शन मिलेगी। मीन्स की 1 लाख सैलरी, उसमें से 75,000 माइनस कर दो, 25,000 के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट में केस में क्या है कि आपकी सैलरी भी 75,000 है, आपको डिडक्शन भी 75,000 मिल रही है, मीन्स की आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी क्या है? 0 है। मैंने कहा कि मेरी सैलरी 60,000 है, मेरे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है। सैलरी 60 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 मिल रही है, तो इस टाइम विच एवर इज लेस क्या होगा? 60,000 होगा। अब आप गवर्नमेंट से जाके ये मत कह देना मीन्स की टैक्स ऑफिसर, मीन्स की हम आपको ये नहीं कहेंगे, मीन्स की मैं आपको ये नहीं कहूँगी, आप सभी बच्चे जो देख रहे हैं आप टैक्स ऑफिसर हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपने बोला तो 75 था, मेरी तो 60,000 लायबिलिटी बनी, बीच का 15,000 आप मुझे बैलेंस दे दो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तीनों केसेस, राइट। नेक्स्ट जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस स्पेशली किस लिए दी जाती है? हॉस्पिटलाइजेशन के लिए दी जाती है, ठीक है, हॉस्पिटलिटीज़ के लिए दी जाती है, सॉरी, ठीक है। वो क्या होती है कि आप अपने कस्टमर्स को, आप अपने एम्प्लॉयज़ को एंटरटेन किया जा रहा है, आप उनको क्या कर रहे हो? एंटरटेन कर रहे हो, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से उनका कनेक्शन बढ़ा रहे हो, ठीक है। उनकी मेहमान नवाजी किया जा रहा है, चाय पानी बड़ी अच्छे वाली दी है, ठीक है, बड़े बड़े घर वाली दी है। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस उनको मिलता है जो कि आपके सेक्शन 16 सेकेंड के अंदर दिया गया है। और ये बोला गया है कि ये किस लिए दी जाती है? एंटरटेनमेंट फॉर द कस्टमर ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के जो भी कस्टमर होंगे उनके लिए दी गई है। दिस एंटायर अमाउंट इज एडेड टू द ग्रॉस टोटल। सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है
पहले तो क्या करेंगे, नॉर्मल जो हमारी कैलकुलेशन होती थी, क्या कि हमारा जो खर्चा है, ठीक है, सैलरी के अंदर जो खर्चा होता है वो सब कुछ एडलेस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप ग्रोस सैलरी के अंदर इसको सबसे पहले तो ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 2 ये है कि अगर डिडक्शन लेनी है मुझे तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं एम्प्लॉई कौन सा हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ या मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अब देखो हर मोस्ट ऑफ इस पूरे चैप्टर में यही बात आई है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के अंदर बीच में बाइफरकेट किया गया है ना। जैसे ही मैंने देखा कि मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अंदर तो हमने ये भी देखा था कि जो पेंशन है, ग्रेचुटी है, वो क्या होती है, एग्जम्प्टेड ही होती है। नजर आ रहा है देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एग्जम्प्टेड है, ठीक है। ऊपर पेंशन हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एग्जम्प्टेड है ना। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो इस तरीके से हम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट को यही चेक किया जाता है कि एग्जम्प्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट के लिए एग्जम्प्टेड है, बट कितना एग्जम्प्टेड है ये भी तो चेक करना पड़ेगा। नहीं कहेगा कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, उसमें से एग्जम्प्टेड वैल्यू का कर दो, माइनस कर दो। और नॉन गवर्नमेंट के लिए तो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल गया, आप एज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो वो आपकी सैलरी से अंदर ऐड होके टैक्सेबल होने वाला है। मीन्स कि उसके ऊपर आपकी स्लैब रेट एज इट इज अप्लाई होगी, जैसे बाकी सैलरीज की अमाउंट की होने वाली है। अच्छा, मैंने कहा कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो जितना अमाउंट आपको मिला है वो 20% ऑफ द बेसिक पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिक पे। अगर मैं यहाँ पे ये लिखती ना 1/5 ऑफ सैलरी, या मैं लिखती 1/20% ऑफ द सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पे बस बेसिक पे है। जैसे ग्रेचुटी के अंदर सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक पे और डीए था, ठीक है। एचआरए के अंदर क्या था, ये वैसे भी मैं लास्ट पॉइंट में समझाने वाली हूँ कहाँ कहाँ पे सैलरी का मतलब क्या क्या है, लास्ट में समझेंगे इसको, ठीक है। अगर कोई ये मेंशन नहीं कर रखा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे कि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इज दैट क्लियर, समझ पे आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका टैक्स आ जाता है, सॉरी डिडक्शंस आ जाती है, प्रोफेशनल टैक्स या फिर मैं कहूँ कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अंदर, आई के अंदर। पता है ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप, ये मोस्ट ऑफ ना स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, पहली बात आपको ये याद रखनी है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट चार्ज करती है। दैट्स अ रीजन कोई इसका स्टैंडर्ड अमाउंट नहीं है। अगर होगा भी तो मैक्सिमम 2500 आपको डिडक्शन मिलेगी अगर किसी में स्टेट में होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स है या फिर मैं कहूँ कि प्रोफेशनल टैक्स है, जैसे ये पता है कब दिया जाता है, जैसे कि मैं कहूँ कि आपने चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो इसकी जो मेन अथॉरिटी है, आपको साल के अंदर उसको क्या देना पड़ता है, फंड देना पड़ता है, प्रोफेशनली फंड देना पड़ता है। जैसे आप मैं कहूँ कि आपने CS की है, तो CS की जो मेन अथॉरिटी जो इसको करवाती है, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, कुछ एक अमाउंट उनको सबमिट करवाना पड़ता है एज अ फंड, ठीक है। और वो फंड, उस फंड के ऊपर सॉरी इस फंड क्या है, एज एक तरह के टैक्स ही है कि अपनी इनकम का कुछ हिस्सा एज ए टैक्स आपको वो क्या करना पड़ेगा, उस सोसाइटी के अंदर या फिर उस कम्युनिटी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाया तो ऑब्वियस ही बात है आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज होने वाली है, ठीक है। तो कहते हैं कि एम्पावर्ड टू लिवाई अ टैक्स ऑन द प्रोफेशन एंड बिजनेस और द प्रोफेशन एंड दिस टैक्स इज नोन एज द एम्प्लॉयमेंट टैक्स एंड द प्रोफेशनल टैक्स। तभी तो बोला गया प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। इफ इट इज टू पेड बाय द पर्सन, अगर ये पर्सन के द्वारा पे किया जाए, हैविंग अ बिजनेस प्रोफेशन, देन इट इज टू बी अलाउड टू बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मीन्स कि जिनका बिजनेस है, जिनका प्रोफेशन है, जैसे मैंने कहा कि आप CA हैं या फिर मैं कहूँ कि आपका बिजनेस, आपने खुद का अपना ऑफिस ओपन कर लिया है, तो ऐसे तरीके के पर्सन को तो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डेबिट करने का मौका दे दिया जाता है। बट अगर वही पर्सन CA है, किसी कंपनी के अंदर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट अंडर काम करता है, तो इस केस में क्या होगा, इफ इट इज पेड बाय द पर्सन हु इज रिसीव द सैलरी, जो सैलरी रिसीव करता है, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस अवेलेबल है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो डिडक्शंस है 1663 की, ये उनके लिए एप्लीकेबल है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि जो सैलरीड पर्सन है उसने अगर खुद दी है तो उसको डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उसका ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो अमाउंट है जो बनता था, जो उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करना है, ठीक है, ये फंड जो सबमिट करना है, ठीक है, ये उसके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है बेनिफिट किसको मिला है, एम्प्लॉई को मिला है। तो पहले तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में, सॉरी ग्रॉस सैलरी के अंदर इसको ऐड कर देंगे, बाद में इसको डिडक्शन करेंगे। सेम पैटर्न वही है, बट वही बात है ना
कि प्रोसेस दिया तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या कह रही हूँ कि अगर सिंपल एम्प्लॉई ने पे किया है तो हम ऑब्वियस ही बात है उसकी सैलरी में से लेस हो जाएगा, है ना। अगर किसी एम्प्लॉयर ने पे किया है उसका तो सबसे पहले सैलरी में उसके अंदर ऐड कर देंगे, देन उसके बाद 16/3 की डिडक्शन ले लेंगे। क्लियर है, हो गया चैप्टर फिनिश। सैलरी का मतलब देख लीजिए, ग्रेजुटी के अंदर बेसिक पे और डीए है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ठीक है, और एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है आरपीएफ के अंदर, ठीक है। अर्न लीव सैलरी है, एनकैशमेंट टू अर्न लीव सैलरी है, ये हमने पढ़ ली है लास्ट लेक्चर के अंदर। कंपनसेशन रिसीव ऑन द वॉलंटरी रिट्रीचमेंट है। ग्रेजुटी एक्ट 1972 नॉट एप्लीकेबल, दैट मीन्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 333 की बात 113 की, जिसकी सेक्शन 3 की बात की जा रही है। उनके अंदर बेसिक सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी है, डीए है, वो भी कैसे एज पर द कंडीशंस, प्लस में फिक्स परसेंटेज कमीशन का, मीन्स की बेसिक पे प्लस डीए प्लस आपका कमीशन है। डीए कैसा है कि फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ द सैलरी, एंड कमीशन कैसा है कि आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर लिखा होना चाहिए, ये लेंगे। अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने बात की गई है रेंट फ्री एकोमोडेशन की, ये प्रक्यूजिट वाले चैप्टर प्रक्यूजिट वाले पार्ट में पढ़ा था हमने कि जो रेंट है आपको रेंट पे रहने के लिए आपको घर दिया गया हो, रूम दिया गया है, उसके लिए आप क्या लेंगे, बेसिक पे लेंगे, ठीक है, डीए लेंगे, वही ये तो सारी चीज़ें सेम है, बस आपके यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हुआ है, बोनस इंक्रीज़ हुआ है, जितने भी अलाउंसेज आपने लिए हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होंगे, और अनकैश ऑफ अर्न लीव सैलरी जो होती है वो आएगा, ठीक है, ठीक है। कंपनसेट में आपको बस ये याद रखना है कि हाँ जो सैलरी एज अ प्रोविज़न, ये तो एक्चुअली ना इस वाले केस में ना आपको सैलरी दी मिलेगी क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है, ये आपको लर्न नहीं करना। ओके, चलो तो फाइनली आज हमारा 5 दिन के बाद सैलरी हेड का ये चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, है ना, हमने तभी तो इसको 6 से 7 पार्ट के 7 वीडियो बनी है इसके ऊपर, शॉर्ट वीडियो बनाई है क्योंकि आपको छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो बहुत इन डेप्थ में समझ में आए, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 100% है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। अगर थ्योरी आई तो आई कैसे आएगी, वो अलाउंस और प्रक्यूजिट के ऊपर आएगी। दूसरा सुप्रीमिनेशंस जो फंड्स होते थे जैसे कि ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है, आपकी अर्न लीव सैलरी हो गई, रिट्रीचमेंट का बेनिफिट्स हो गए, इनसे क्वेश्चंस आएंगे, वो भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ। और बाकी एरिया से आपके क्या आने वाले हैं, प्रैक्टिकल आने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिकल आएगा सबको मिलाकर, सबके एक एक पॉइंट आएंगे, और वो एक एक जब तक समझ नहीं आए होंगे तब तक आप क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी मैं आपको शो करूंगी, लिखा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले करेंगे, बाद में करेंगे, पहले आप इन चीज़ों को क्लियर कर लो, ठीक है, पहले इन सबको प्रैक्टिस करो, समझो इन चीज़ों को, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। ये एक इसकी लास्ट टाइम जो रिविजन होती है ना, क्विक रिविजन, जब हम वो उसको करेंगे ना तब इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को साथ में करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस पेपर कहाँ मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर चैनल पर जाना है, और वहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं बीकॉम क्लासेस 2023-2024 क्वेश्चन पेपर है। एक 143 वीडियोस नजर आ रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है, देखो मैंने भी हटाया यहाँ पे, ये सभी क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे। रिसेंट क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर के हैं, 2024 के हैं, जिनके भी एग्जाम हो चुके हैं वो भी क्वेश्चन पेपर है। सो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो आज हमारा फाइनली जो सैलरी हेड का जो चैप्टर है ये हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं हमारे हाउस प्रॉपर्टी हेड। पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम होने से पहले सिलेबस भी हो जाए, रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना आपके बीकॉम में भी आता है, एमबीए में भी आता है, बीकॉम में भी आता है, सीए के अंदर भी आता है, कहीं ना कहीं ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट भी कहूँगी मैं, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। एंड अगर इस चैप्टर की पीडीएफ लेनी है सो आपको व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल आईडी से कांटेक्ट करना होगा टीम के पास, वो आपको गाइड कर देंगे कैसे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। चलिए तो